उषा किरण खान जी का मैं अब स्वागत करना चाहूंगी। पहले मैं उषा किरण खान जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। अम, उषा किरण खान जी के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। पद्मश्री से पुरस्कृत हैं उषा किरण जी। और आज हम सबके बीच में, जैसे अलका जी ने कहा कि उनके स्नेह आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया, ये हम सबका बहुत सौभाग्य है कि आज हमको उषा किरण खान जी को सुनने का मौका मिलेगा। उन्होंने अनेक उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी हैं, बाल नाटक लिखे हैं, और उसके साथ ही साथ उनकी जो स्मृति रेखाएं हैं, रिपोर्टाज हैं, वो भी। उन्होंने पानी पर लकीर, फागुन के बाद, सीमांत कथा, रत्नारे नयन, अनुत्तरित प्रश्न, हसीना मंजिल, भामती और सृजनहार जैसे उपन्यास लिखे। भामती उनका मैथिली भाषा का उपन्यास है, जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी का मैथिली कथा पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी का। और 2011 में ये पुरस्कार मिला था। और 2012 में उन्हें आईसीसीआर की तरफ से कुसुमांजलि, मैं वो हिंदी वाला पूरा नाम नहीं लिया क्योंकि विदेशी बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो आसानी से आईसीसीआर शब्द समझ जाएंगे। कुसुमांजलि साहित्य सम्मान उन्हें मिला सृजनहार उपन्यास पर। उनके कहानी संग्रह हैं गीली पौक, कासवन, दूबजान, विवश विक्रमादित्य, जन्म अवधि, घर से घर तक, और काचही बॉस उनका मैथिली का कहानी संग्रह है। नाटक है कहाँ गए मेरे उगना, हीरा डोम, फागुन, एक सरी ठाठ, मुस्कौल बला, यह उनका मैथिली का नाटक है। इसके साथ ही उन्होंने बाल नाटक भी लिखे हैं। डैडी बदल गए हैं, नानी की कहानी, सात भाई और चंपा, चिड़िया चुग गई खेत, और एक मैथिली का भी उनका बाल नाटक है, घंटी से बान्हल राजू, बिरडो आबिगेल। बिरडो आबिगेल मैथिली का है। और बाल उपन्यास लिखा है लड़ाकू जन्मय जय। तो भारत भारती सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान, पद्मश्री से सम्मानित उषा किरण जी की भाषा में वही सरलता छल छल करती हुई बहती है जैसी कि हमें रेणु जी में दिखाई देती है। एक ही अंचल से दोनों लोग। और उषा किरण जी की एक विशेषता यह है कि जितना उन्होंने हिंदी में लिखा, साथ ही साथ उन्होंने मैथिली भाषा में भी लिखा है। किसी एक लेखक ने दोनों भाषाओं पे साधिकार लिख करके पाठकों के मन में इस प्रकार का स्थान बनाया हो, ऐसा हमें देखने को नहीं मिला है कि दोनों भाषाओं में एक सा अधिकार हो। और उषा किरण जी के जो वक्तव्य होते हैं वे भी इतने गहरे, सुनिश्चित और सूत्रों में बात को कहकर पाठकों को और आने वाले लेखकों को बांधते हुए वो चलते हैं। उनकी मैं पढ़ रही थी, उन्होंने जो एक रिपोर्टाज लिखा था अगे जी पर, उसमें उन्होंने लिखा कि अगे जी के साथ जब उन्होंने यात्रा करी तो उन्हें अगे जी के साथ जो उन्होंने रचनाएं पढ़ी थी उसके साथ तो उनका अनुभव था ही जुड़ा हुआ, उससे उन्हें बहुत कुछ मिला था। लेकिन जब किसी लेखक के साथ यात्रा करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, तो भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने ये पंक्ति लिखी थी और उस पंक्ति से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि ये बहुत आवश्यक है। हम लोग जो अपनी व्यस्त जीवन में भागते दौड़ते रहते हैं और चाहने पर भी हम समय निकालकर अपने प्रिय लेखकों के साथ नहीं बैठ पाते, बातचीत नहीं कर पाते, उन्हें इस पंक्ति से सीखकर कुछ आगे बढ़ना चाहिए, लेखकों के साथ समय बिताना चाहिए। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम उषा किरण जी के साथ कुछ समय बिता सकेंगे, उनसे बातचीत कर सकेंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय प्रतिष्ठित लेखिका उषा किरण खान जी को कि वे आए और अपना वक्तव्य हम लोग के सामने प्रस्तुत करें। अलका जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया। रेणु जी की शताब्दी में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, कई जगह हो रहे हैं, और आपकी ये पहल सबसे अच्छी है, क्योंकि रेणु जी पर जो अलका ने फिल्म बनाई, वो छोटी सी फिल्म रेणु जी की पूरी यात्रा को दिखाने के लिए पर्याप्त थी। मुझे बहुत ही पसंद आई और लगता है कि और लोगों ने जो देखा होगा सबों को पसंद आ रही होगी। आपने मेरे विषय में बहुत कुछ कहा, और एक सबसे अच्छी और खूबसूरत बात जो कही कि मैं रेणु जी की भाषा की जो तरलता है और उनकी जो बातें हैं, मैं थोड़ा बहुत उसका कुछ भी तो अंश आपको दिखाई दे रहा है। ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि मैं रेणु जी के ही भूमि की हूँ। लगभग हमारा क्षेत्र एक ही है, और उत्तर बिहार का पूर्वी इलाका
उनका पूर्णिया, और उससे थोड़ा सा और पश्चिम बढ़ेंगे तो हमारा दरभंगा। कोशी उसी प्रकार उनके यहाँ से पलट के हमारे यहाँ आई। तो हम सब कोशी के लोग हैं, एक भाषा है लगभग, तो सोच विचार भाषा तौर तरीका एक है। एक सोच में मैं उनका अनुकरण कर सकती हूँ, ऐसा मैं कहती हूँ कि उन्होंने पहले मैथिली में लिखना शुरू किया था। उनकी 8-10 कहानियां मैथिली में भी है, कुछ कविताएं मैथिली में भी हैं। लेकिन रेणु जी ने सोचा होगा, और ये बिल्कुल सही सोचा होगा, कि अगर हम अपनी समस्याओं को, अपनी भावनाओं को, अपने संघर्ष को बहुत सारे लोगों को दिखाना सुनाना चाहूँ, तो उसके लिए ये व्यापक भाषा हिंदी ही सबसे कारगर है। और इसीलिए रेणु जी ने मैथिली छोड़ के, जो उनकी मातृभाषा थी, उसको छोड़ के उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। मेरा भी यही विचार था, नागार्जुन जी का भी यही विचार था कि यदि हम अपनी बात कहना चाहें और व्यापक तौर से लोगों के सामने जाए, तो ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सब पढ़ सकते हैं, जो समझ सकते हैं। आप अगर ऐसा कहेंगे कि बहुत सारी तो भाषाएं हैं, जैसे बांग्ला है, मराठी है, गुजराती है, उड़िया, असमी है, वो लोग, उनके लिखे हुए तो हम सब जानते हैं, उनकी समस्याएं, उनका संघर्ष, उनके सुख, उनकी भावुकता हम उनके साहित्य से जानते हैं। उनके पास इस तरह की सुविधा है कि जैसे ही वो लिखते हैं अपनी भाषा में, मातृभाषा में, तुरंत उसका अनुवाद हो जाता है। लेकिन मैथिली एक ऐसी आत्मतुष्ट भाषा है, उसको मैं यही कहूँगी, ये नितांत आत्मतुष्ट भाषा है, जो अपने आप में रहती है, उसमें अनुवाद की कोई सुविधा अलग से नहीं। तो हम लोग क्यों नहीं हिंदी में ही लिखने लगे। मैं रेणु जी के इसी विचार की पोषक हूँ, और इसी तरह मैंने हिंदी में ही अधिक से अधिक लिखा है, मगर मैंने मैथिली को बिल्कुल नहीं छोड़ा। जैसा कि रेणु, हो सकता है कि रेणु जी कहाँ ज्यादा दिन जी सके, अगर कुछ दिन और रहते तो मातृभाषा की ओर लौटते, और ये अहित थोड़ा सा मातृभाषा का हुआ था। रेणु जी का जो क्षेत्र है, जो गांव है, जो इलाका है, और जो उनके पात्र हैं, लगभग उसी तरह के पात्र हमारे हैं। लेकिन जैसी विडंबना उनके अवसान की और लेखक के रूप में मेरे उदय की हुई, उसी तरह की विडंबना तो समाज में परिवर्तन की हुई है। रेणु जी का अवसान 1977 में हुआ, और मैंने गद्य लिखने को, कहानी लिखने के लिए कलम थामी 1977 में। तो इसको आप ऐसा मान सकते हैं, बल्कि कई लोगों ने उस समय कहा भी, लिखा भी, कि रेणु जी के बाद रेणु जी के जैसे लिखने वाले लोगों की कोई कमी बिहार में नहीं है। मैं बिल्कुल दावा नहीं करती कि मैं उनकी तरह लिखती हूँ, ऐसे दावा करने वाले बहुत से लेखक बिहार में हैं, रेणु जी के ही क्षेत्र के हैं, और बहुत अच्छा लिख रहे हैं, प्रतिष्ठित हैं, पुरस्कृत हैं, सब हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिए मैं अगर कहूँ कि मैं उनका अनुकरण मैंने किया, तो वो किया। तो रेणु जी का ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई यहाँ लिखता हो और उसके ऊपर रेणु जी का कोई प्रभाव ना पड़े? ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मेरे ऊपर भी वो प्रभाव पड़ा। उसमें 2-4 बातें ये है कि जैसे रेणु जी एकांतवासी व्यक्ति नहीं थे, बहुत ही सामाजिक थे। और आपने अभी अभी फिल्म में भी देखा, और रेणु जी की जीवन एक खुली किताब थी, कि जब उनको खून की उल्टियां हो रही थी, उस वक्त भी वो गांधी मैदान में जेपी के कंधे से कंधे मिलाकर खड़े थे। तो इस तरह की जांबाजी, और वो एक लेखक कर रहा था, बहुत ही विरल है, बहुत विरल है। रेणु जी ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो उनको अधिक से अधिक मृत्यु की ओर धकेल रहा था। उस समय उनको न तो जेल जाने का था, और न ही वैसे धरना सत्याग्रह करना था, न ही अपना ऑक्सीजन का मास्क खोल करके गांधी मैदान आना था। लेकिन इतना उनको ऐसे वो भावुक थे
और इतना गहरा जज्बा उनके अंदर था कि अस्पताल से उठ के वो चले आते थे। इस तरह से रेणु जी को हम लोगों ने जरा जल्दी ही खो दिया। मैं फिर एक बार कहना चाहती हूँ कि राजनीति साहित्य के प्रति अत्यंत निर्मम होती है। उसे कोई मतलब नहीं रहता है कि कोई साहित्यकार हमारे साथ खड़ा होके और हमारी क्रियाकलापों को वो साथ साथ में खड़ा होकर उसको जुबान दे रहा है, दिशा देने की कोशिश कर रहा है। ये सब किसी को नहीं याद रहता है, बिल्कुल नहीं। और ऐसे राजनेताओं के लिए, किसी भी प्रकार का कोई राजनेता हो, उसके लिए रेणु जी को कोई जरूरत नहीं थी कि वो इस तरह से अपने जान को जोखिम में डाल दे। अभी मैं तुरंत आपको याद दिलाती हूँ कि रेणु जी के नाम पर किया क्या गया। उसके बाद उन्होंने जिस आंदोलन के लिए अपने जान को जोखिम में डाला था, उसी आंदोलन के लोग लगातार 1977 के बाद सरकार में रहे हैं, बीच में कुछ दिनों को छोड़ के। और वही लोग जो उनके आगे पीछे फिरते थे वही सरकार में रहे हैं। लेकिन रेणु जी के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बिहार में एक हिंदी भवन बना जिसके ऊपर बड़ा सा लिखा हुआ है फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी भवन। वो हिंदी भवन एक दिन के लिए भी हिंदी साहित्यकारों को नहीं दिया गया। उस हिंदी भवन में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान चलता रहा। उसके बाद उसमें अभी कलेक्ट्रेट चल रहा है। हिंदी के साहित्यकार मारे मारे फिरते हैं। कोई आते हैं तो या तो वो कहीं किसी फुटपाथ पर सोते हैं, या बहुत बड़े आदमी हैं तो उनके लिए होटल के वगैरह दिया जाता है। लेकिन रेणु जी के नाम पर एक भवन तक नहीं है जो एक साहित्यकारों का कोई ठौर ठिकाना होता। साहित्य के लिए कोई बैठ के बातचीत करे वो भी नहीं है। लेकिन हम कैसे साहित्यकार लोग भी कैसे हैं, ये तो राजनेताओं का काम है। लेकिन हम साहित्यकार कैसे हैं कि हम एकजुट होते ही नहीं। जिस वक्त एकजुट होने की बात होगी तब हम गुटों में बट जाएंगे, हम कई संघ में बट जाएंगे, और एकजुट होकर के साहित्यकार के रूप में हम ये मांग नहीं करेंगे कि हमें ये हमारा भवन दे दो, इस भवन को अगर आपने हिंदी भवन बनाया है तो दे दो। ये स्थिति है। तो रेणु जी को हमने, साहित्यकारों ने भी एक तरह से इस प्रकार भुला दिया है, और दूसरी तरह से राजनेताओं ने भी भुला दिया है। अभी यहाँ पर तो पद्म पराग बैठे ही हुए हैं और वो मेरी सारी बातें सुन रहे होंगे। पद्म पराग को पता है, और वो स्वयं एमएलए या कुछ भी एमएलसी वगैरह रह चुके हैं। और तब पद्म पराग ने जरूर मन ही मन कोशिश की होगी या थोड़ा बहुत किया होगा, लेकिन वो जुटा नहीं पाए। न तो राजनीतिक कुछ भी अपना जोर लगा पाए, साहित्य का तो उनके पास कौन जाके बैठता है। तो हमारा ये कहना है कि एक पटना में दिनकर भवन था, वो सामुदायिक भवन था, और उसके बाद वो भी ध्वस्त हो गया। तो साहित्यकारों का हमारे यहाँ कोई वक़्त ही नहीं है। और रेणु जी का हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं। रेणु जी पर कभी किसी कोई होता है राजभाषा विभाग में, कोई एक कुछ हो जाएगा, एक दिन किसी दिन उनका जन्म शती मना दिया जाएगा। यही हमारे साथ हो रहा है। तो लेकिन आप लोग जो देश और विदेश से जुड़े हैं और रेणु जी की भावनाओं से, भावुकताओं से जुड़े हुए हमारे जितने साथी हैं साहित्यिक, और साहित्य मात्र लिखने पढ़ने वाले नहीं, साहित्य के प्रति रुझान रखने वाले, हम आप सबों से ये आशा जरूर करते हैं कि रेणु जी का अधिक से अधिक शोध उनके ऊपर जो हो रहे हैं और अधिक कई कोण से किया जाना चाहिए। और बहुत कुछ है। आप लोगों ने रिपोर्टाज की बार बार चर्चा की, संस्मरण की चर्चा की। ये बहुत खूबसूरत विधा है जिसे रेणु जी ने लिखा था। मैं आप लोगों से इस बात के लिए अपील करना चाहती हूँ कि आप इस विधा पर अधिक से अधिक शोध कराएं, क्योंकि रेखा चित्र, संस्मरण इत्यादि जितना कुछ है
ये सारी विधाएं ही जीवित रहेंगी। अब आगे ये कहानी उपन्यास पढ़ने का बहुत किसी के पास समय नहीं है। आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद अलका, धन्यवाद सृजन जी, और हमारे जितने साथी यहाँ बैठे हैं। मैं सुनती हुई यहाँ बैठी रहूंगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी, उषा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार उषा जी। आपने जो भी बात कही बहुत मन से बात कही और मन तक जाकर वो बात लगी है। आपने जो कहा कि रेणु जी के नाम पर कोई भवन नहीं है, कोई वहां पर इस प्रकार का जगह नहीं है जहां पर समुदाय इकट्ठा हो सके, लेखकों के फुटपाथ पर सोने की बात कही, उससे एकदम मन द्रवित है, बहुत ही परेशान। हम लोग में आपकी बात की है कि एक समुदाय, एक भवन ही हो चाहे, लेकिन उसमें कम लेखकों का आतिथ्य सत्कार उस प्रदेश में जहां पर दिनकर जी और रेणु जी, नागर जी और आप जैसे लेखक हुए हैं और बहुत से लेखक और लिख रहे हैं, आप जानती हैं उनको, तो उन लोगों को एक ऐसा स्थान मिले जहाँ पर एकत्रित करके साहित्य चर्चा कर सकें, ऐसा हो, इसके लिए मैं जानती हूँ कि बातचीत शुरू हुई है। आज आपने जो सूत्र यहाँ छोड़ा है वो हम लोगों के मन में बजता रहेगा, दिनादिन की तरह से बजता ही रहेगा वो, और उसको कहीं ना कहीं वो स्वर कहीं ना कहीं जाकर एक आकार लेगा, मैं ऐसी आशा रखती हूँ। हम लोग सभी इस ओर प्रयत्न करेंगे और आपके मार्गदर्शन से, आपकी बातचीत से हम लोग जो सीख रहे हैं वह हमारे लिए अमूल्य है। आपने दूसरी बात कही कि रिपोर्टाज आदि पर शोध करना चाहिए, निस्संदेह, क्योंकि ये बहुत ही अधिक समृद्ध विधा है। इसके माध्यम से हम बहुत सारे व्यक्तियों को सामने से जान पाते हैं, साक्षात जैसे हम उनका स्वरूप देख पाते हैं, उनके पीछे की और उनके सामने की दोनों स्थितियों को जान पाते हैं, जो हमारे कहानी और उपन्यास में प्रायः नहीं आ पाती। तो अपने व्यक्तियों को, स्थानों को, जगहों को और अपने लेखकों के अनुभवों को जानने के लिए ये रिपोर्टाज, स्मृति चित्र, संस्मरण आदि बेहद महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हंसराज कॉलेज की प्राचार्य रमा जी, इंद्रप्रस्थ कॉलेज की प्राचार्य रेखा जी, और भी बहुत सारे प्राचार्य हमारे जो विजय कुमार जी हैं वो भी जुड़े हुए, बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर वो सब भी जुड़े हुए हैं। मैं जानती हूँ कि वे लोग अवश्य अपने विद्यार्थियों को इस विधा की ओर अग्रसर करेंगे, उन्हें प्रेरित करेंगे। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी प्रेरक बातें हमें हमारे बीच रखी। और जैसा आपने कहा कि ये एक पहल है हमारी अक्षरम की और मॉरिशस के विश्व हिंदी सचिवालय और वैश्विक हिंदी परिवार की, और बहुत सारी संस्थाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं इस कार्यक्रम के साथ, वे सब भी आपकी इन बातों को लेकर अपने अपनी जगह पर जाएंगी, सोचेंगी और कुछ ना कुछ एक साथ आकार लेकर के काम करने की चेष्टा करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे बीच आती रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देती रहिए, यही मैं एक निवेदन करना चाहूंगी।